अन्नामलाई कोयम्बटूर से मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति शिवगंगा से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहले फेज के चुनाव के लिए करीब 1 महीने चुनाव प्रचार का वक्त मिला। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक प्रधानमंत्री मोदी 36 रैलियां और 7 रोड शो कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 22 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनमें 8 रोड शो और 14 जनसभाएं शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने 12 राज्यों में 26 जनसभाएं और 3 रोड शो किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने तक 18 रैलियां, 3 रोड शो और 4 संगठनात्मक बैठकें की हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति, संविधान और हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर इंडिया गुट पर हमला बोला, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने की गारंटी दी। ये भाजपा सरकार है जिसने 70,000 करोड़ रुपए देकर 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है, वो सब देख रहे हैं। उधर कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं और अन्य विपक्षी दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनावी बॉन्ड, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। खास बात यह है कि 2019 में इन 102 सीटों में से विपक्ष दलों ने 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थीं। यानी 2019 में पहले चरण में विपक्ष का पलड़ा भारी रहा था। यही वजह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए ने पहले चरण के साकड़े को बदलने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अब देखना है कि पहले चरण के रण में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। वो वाली एमडीएच की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। एमडीएच सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच एमडीएच। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। वृक्ष लगाओ, दुनिया बचाओ। हमसे हो हरियाली। बरसों से
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है। बड़ी जीत हासिल करें और शानदार जश्न के लिए तैयार हो जाएं। पैरी मैच अभी खेलें। नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। कल बंगाल में पहले चरण का मतदान है और आज बंगाल में हिंसा पर घमासान बचा हुआ है। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने सियासी तनाव बढ़ा दिया है। बता दें कि हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा की NIA से जांच कराने की मांग की है, तो वहीं ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को बीजेपी की पूर्व नियोजित साजिश बताया है। उधर पहले चरण के चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की कूच बिहार की प्रस्तावित यात्रा ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। वहीं टीएमसी ने लोकसभा चुनाव में दखल देने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। साथ ही दौरे पर विवाद बढ़ने पर राज्यपाल ने अपना दौरा रद्द कर दिया। दरअसल बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी प्रभुत्व की लड़ाई है। ऐसे में इस जंग में फतेह के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं ध्रुवीकरण की कोशिश भी जमकर लगातार की जा रही है। अब देखना है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पहले चरण की वोटिंग को किस तरह से प्रभावित करती है। आज पक्ष विपक्ष में इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और बंगाल में हिंसा पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में NIA जांच की मांग की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों पर टीएमसी दफ्तर से हमला किया गया। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर स्थित शक्तिपुर इलाके में बुधवार की शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। चुनावी हिंसा के बदनाम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से ऐन पहले धार्मिक तनाव ने बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। शुभेंदु अधिकारी की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा की NIA जांच कराने की मांग की गई है, तो वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए मुर्शिदाबाद हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में दंगों की साजिश रचने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको रामनवमी के जुलूस में तलवारें लेकर जाने को किसने कहा? आपने रामनवमी से एक दिन पहले DIG को इसलिए हटा दिया क्योंकि हिंसा कर सकें। वहीं बंगाल में रामनवमी पर हुई झड़प पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता के साथ जनता नहीं है, ममता दरअसल लोगों को भड़का रही थी। बंगाल में ये सब क्यों होता है? आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बेंगलोर के ब्लास्ट का आतंकवादी वहां मिलता है, कैफे के ब्लास्ट का। अब ये हो रहा है, तो ममता जी बंगाल आपके साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगी ये जो चाहे वो संदेश खाली में जो हुआ, जो शाहनवाज शेख ने किया, जो भी नाम है उसका, या बाकी ने किया, तो ये सब आपकी हताशा है, छटपटाहट है, और ये मत करिए आप। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा। ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़कने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि रामनवमी के मौके पर बीजेपी राज्य में दंगे भड़काने की साजिश कर रही है। अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी, क्योंकि वे यहाँ कानून व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। उधर टीएमसी ने बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। टीएमसी ने राज्यपाल CV आनंद बोस पर लोकसभा चुनाव में दखल देने का आरोप भी लगाया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उनका ध्यान चुनाव के दौरान हिंसा के खिलाफ लड़ने पर है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को पहले चरण के मतदान के दिन कूच बिहार की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द करने की सलाह दी, जिसके बाद राज्यपाल ने दौरा रद्द कर दिया। दरअसल बंगाल के लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच प्रभुत्व भी लड़ाई है।
बीजेपी 42 सीट वाली बंगाल की सत्ता पर हर हाल में कब्जा करना चाहती है, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जबकि टीएमसी पिछले चुनाव में जीती हुई 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखते हुए ये संख्या और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस का भी राज्य में 2 सीटों पर कब्जा है। हालांकि सर्वे के आंकड़े बंगाल में कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को बराबर 20-20 सीटें मिलने के आसार हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल में 2024 की जंग कितनी बड़ी है। इस जंग में फतेह के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं ध्रुवीकरण की कोशिश भी जमकर की जा रही है। साथ ही टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए, एनआरसी और यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा किया है, तो वहीं सीएए पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली तृणमूल कांग्रेस को सीएए मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों का समर्थन करती है, लेकिन शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए का विरोध करती है। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर इस आरोप को दोहराया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को गुंडे और घुसपैठियों को पट्टे पर दे दिया है। पहले चरण के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होना है। इनमें जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार की सीटें शामिल हैं। पिछली बार बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने इस बार भी यहां पूरा जोर लगाया है, तो वहीं टीएमसी अपनी खोई हुई सीटें वापस पाना चाहेगी। ऐसे में चुनाव से पहले घमासान बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार से रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद में हिंसा और सियासी तनाव बढ़ा हुआ है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पक्ष विपक्ष में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ टीएमसी नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक जी मौजूद हैं, जो कि टीएमसी का हक रखेंगे। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी एहतेशामुल जी, जिस प्रकार से रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है और देखिए सियासी तनाव बढ़ गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नलिनी जी, जो कल का जो हुआ है, ये हल्का फल्का जो ये हुआ है, झमेला हुआ, इसकी जिम्मेवार तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार है। देखिए, हमारे रियासत मगरबी बंगाल में इतनी अच्छे ढंग से कल शांतिपूर्वक, समझ लिया, हमारे हावड़ा से लेकर के पूरे राज्य में इतने अच्छे से हम लोगों का, समझ लिए, तमाम हमारी पार्टियां भी, समझ लिए कि हमने पूजा में हम लोग पार्टिसिपेट किए, हिस्सा लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां उन्होंने 2021 में कहा था कि इस बार, अब की बार 200 के पार, जैसा कि अभी 2024 में इनका स्लोगन है, इनका नारा है कि अब की बार 400 के पार। तो बंगाल की जमीन इनके पैर तले है नहीं, किसी भी सूरत से ये पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे बंगाल में। बंगाल में देखिए इस तरह का सांप्रदायिकता पर, जैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता पार्टी, न कि मतलब हमारे तृणमूल कांग्रेस जो है, समझ लीजिए कि सबका साथ बोलने वाले वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारे टी फॉर टेम्पल, एम फॉर मॉस्क, टी फॉर चर्च, हमारी पार्टी की फाउंडेशन ही में नाम देखिए टीएमसी है। तो हमारे यहाँ सर्वधर्म को, जिस तरह से हमारी नेत्री कहती है बंगला में, धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो कल जो हम लोग जो यहाँ पूरा, समझ लीजिए, उल्लास के साथ, न कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारे तमाम लोग ने रामनवमी का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ पूरे राज्य में मनाया गया है। रामनवमी, राम भगवान तो सभी का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। राम तो सभी के दिलों में बसने वाले हैं। राम एक ऐसा भगवान है जो सभी के दिलों में बसते हैं। लेकिन राम का नाम ले करके ये समझिए कहीं क्राइम, कहीं दंगा, कहीं इस तरह से लोगों के अंदर बीच में नफरत होना, ये देखिए अभी इतना जबरदस्त तरीके से समझिए ओपन से लेकर के इस तरह से तमाम कैंडिडेट जो कल इस तरह से सरेआम जो समझ लिए कि घूम रहे थे, ये कहीं न कहीं समझ लिया हमारे इतना बड़ा जो देश है, राम का समझ लिए उल्लंघन हो रहा है। राम का जो आदर्श है, राम के प्रति जो भगवान जो उनकी वाणी है, हमें कहीं न कहीं उनकी वाणी पर चलना चाहिए, इसलिए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मानवता बड़ा धर्म है। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए सांप्रदायिक दल है, समझे नंदिनी जी, इस तरह की ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मैं बता नहीं सकता हूँ,
ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। 2014 में इन्होंने कहा था, आपको याद होगा शायद, पहली मर्तबा जब सत्ता में आए तो इन्होंने लोगों से कहा, भारत के तमाम लोगों से कहा कि आप हमें एक बार मौका देके देखो, जो 70 का पेट्रोल का दाम है उसको मैं आधा कर दूंगा, जो 400 का रसोई गैस है उसको मैं आधा कर दूंगा, और हम 15 लाख हर एक भारतीयों को दूंगा। इनका ये मैनिफेस्टो था। उसके बाद में कहें हर एक मतलब 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार को हम नौजवान को रोजगार देंगे। तो ये जब फिर उनसे आप जैसे मीडिया, आप लोग जैसे समझ लिए कि निष्पक्ष मीडिया है, आपने जब सवाल किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, तो उन्होंने कहा था वो चुनावी जुमला था, वो चुनाव के समय में बोलना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं भारत के लोग जो भोले वाली जनता जो उनको इस पर विश्वास करके उन्हें सत्ता में लाया, लेकिन जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी थी सर? इसकी स्पष्टता अभी तक नहीं मिली। आखिर जिस प्रकार से हिंसा हुई, आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी देखिए, ये ठीक है सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपका रुख करूंगी। बहरहाल हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जी, ये हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद इसके जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है। राकेश पोद्दार जी से इसी पर जवाब ले लेते। राकेश पोद्दार जी, देखिए ममता बनर्जी ने भी यही कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को बीजेपी की पूर्व नियोजित साजिश बताया ममता बनर्जी ने, और वहीं अभी टीएमसी के नेता भी यही कह रहे हैं कि आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं टीएमसी को। नलिनी जी, ऐसा नहीं है। सरकार वहाँ पे दीदी ममता बनर्जी जी की सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार चल रही है। जिम्मेदारी उनके स्टेट में, उनके राज्य में हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात कर रही है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। हम कहते हैं कि 140 करोड़ जनता ने अपना वोट दिया, अपना आशीर्वाद दिया देश के प्रधानमंत्री को। 2014 में तो देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने सबका साथ सबका विकास और प्रयास के साथ नलिनी जी आज भारत को, देश को आज शक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज से नहीं, हम लोगों पे आरोप ये लोग लगाते रहे सांप्रदायिक का। हम लोग सांप्रदायिक नहीं, 3 तलाक खत्म करने का काम किया, चाहे 30 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देने का काम किया, उसमें कोई जाति हम लोगों ने नहीं देखा। सड़क बनाया 35 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग सड़क बनाते हैं, उसमें कोई लाभार्थी होते हैं तो उसमें हम नहीं कोई जाति या पात्र देखते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। गैस सिलेंडर किसी के घर पे पहुंचाया 10 करोड़ लोगों को, तो उसमें कोई किसी को हम लोगों ने नहीं देखा कि जाति से देखा। 3 लोगों की जातिवाद की राजनीति करना चाहती है। मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपका नलिनी जी समय लेना चाहता हूँ कि 60 साल इन लोगों ने राज्य किया इस देश के ऊपर। सिर्फ जनता का जनादेश का दुरुपयोग इन्होंने किया तो जाति बाद में किया। जनता का जनादेश का दुरुपयोग इन्होंने किया तो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, इन्होंने परिवारवाद की राजनीति की। 60 साल इस देश का दुर्भाग्य है ऐसे लोगों से। आज भी हम लोग आप विकास की बात से, विकास के नाम पे देश के प्रधानमंत्री जो मंगलवार को बंगाल गए थे, विकास की बात कही, चाहे हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हम लोगों ने कुर्बानी देने के बाद भी आज भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, संविधान के अनुसार लोकतंत्र को देखते हुए मैं देश का एक प्रधानमंत्री था, लेकिन जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो मैं एक नागरिक था, नागरिक के नाते मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया। उसके बाद हम लोगों में 370 का मुद्दा था। क्या आप ही नलिनी जी बताइए, कश्मीर हमारा था कि नहीं था? हमारा। लेकिन सर जहां पर भी राम का जिक्र होता है आप लोग क्यों घेरे में आ जाते हैं? आप लोग आखिर क्यों विवादों में आ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों राम का जहां भी जिक्र किया जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि राम के बिना उनकी नैया पार नहीं लगने वाली है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सही भाई साहब, सवाल देता हूँ। ये मेरे घोषणा पत्र में था 1990 से हमने राम का मंदिर, एक चीज बताई हमारे तो मंदिर तो बन गया ना पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी, मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब अगला मुद्दा क्या सर? राम मंदिर के मुद्दे को कितना और ज्यादा घसीटा जाएगा? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा को घसीटता नहीं, राम का नाम लेना। और मैं आपको एक चीज नलिनी जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई साहब हिंदू धर्म से आते हैं, उनको पता नहीं है हमारी संस्कृति के बारे में। पूरी संस्कृति में भारत में पैदा हुआ हूँ, भाई साहब संस्कृति जानता हूँ सर। सर मैं राकेश पोद्दार जी, शामिल जी सुन लेते, फिर आपका रुख करती हूँ जी। धर्म और राजनीति दोनों पति और पत्नी का रिश्ता है। हम अगर राजनीति करते हैं जहाँ धर्म की बात आएगी, धर्म की, अगर हम लोगों ने कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठे जो मुस्लिम के बच्चे हैं, जो
वक्त वोट के तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। 3 तलाक क्या हम लोगों ने काम नहीं किया? हमारी महिलाएं हमारी मतलब राकेश पोद्दार जी, आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ ही राजनीति करेगी, धर्म के बिना राजनीति नहीं करेगी। विपक्ष लगातार इस प्रकार के आरोप आप लोगों पे वैसे ही लगाता रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए नलिनी जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म और राजनीति पति और पत्नी का रिश्ता है। और मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सीए कानून में जब हमारे शरणार्थी, हमारे जो बाहर रहते, चाहे अगर धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा हुआ, अगर मैं किसी हिंदू को यहाँ लाना चाहता हूँ तो इनको तकलीफ होता है, किसी सिख को लाना चाहता हूँ इनको तकलीफ होता है, किसी ईसाई को लाना चाहता हूँ इनको तकलीफ होता है। जब धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा हो गया, जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया, तब उसके हिसाब से भी आगे घुसपैठियों से इनको प्यार है। लेकिन शरणार्थी लोग जो हमारे बंगाल में रह रहे हैं, क्या बांग्लादेश में रह रहे हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको लाने में हम ला रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है। वही बात मैं कर रहा हूँ। एहतेशामुल जी, प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया और उन्होंने यही कहा कि टीएमसी ने गुंडे और घुसपैठियों को पट्टे पर दे दिया है बंगाल को। सबसे पहले मैं नलिनी जी कहना चाहूंगा आपको कि कल इतना बड़ा त्योहार जो रामनवमी का त्योहार पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया गया है, जहां मैं एक बात कहना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि रामनवमी के इतने बड़े पावन त्योहार में इनकी जहां जहां सरकारें हैं वहां छुट्टी दी गई है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कल हमारे यहाँ हमारी सरकार जो है, यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, यहाँ इतने बड़े रामनवमी के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ त्योहार घोषित किया गया है। तो वो सबसे बड़े धर्म में बहुत बड़ी नहीं है कि हमारी सरकार, देखिए हमारी यहाँ ममता बनर्जी की जो सरकार है, ये मैंने पहले आपको स्पष्ट रूप से कहा कि मतलब पूरा हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ जो है हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी लोगों को लेके चलते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब जो हमारे इस तरह से, लेकिन एहतेशामुल जी, ममता बनर्जी ने पहले ही चेतावनी कैसे दे दी? क्या उनको पता था कि पहले ही हिंसा होने वाली है? देखिए ममता बनर्जी एक सीनियर पॉलिटिकल पर्सन है। आज भारत में उनका छोटा कोई नेता नहीं है। ममता बनर्जी आज से नहीं, 1984 में आज वो पहली बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बहुत ही कम उम्र में बने। तो उनका ये एक्सपीरियंस है, उनका ये तजुर्बा आप लोगों को समझना होगा कि रामनवमी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ जमीन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू के मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता देखिए, शिक्षित जनता, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती है सर कि मतों को लुभाने के लिए आप लोगों ने प्रायोजित किया है। मैं नलिनी जी मेरी बात सुन लीजिए आप। नलिनी जी, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए बंगाल की जनता एक शिक्षित जनता है। यहाँ की जनता हिंदू मुसलमान पर वहाँ ये नहीं करती है। यहाँ जो है सब मिल करके, आपको आप मालूम होगा हमारे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है यहाँ बहुत बड़ा समझ लिए दुर्गा जो त्योहार है यहाँ पूजा, जो सबसे बड़ा त्योहार है बंगाल का, यहाँ हर जाति हर वर्ग के लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमारे मित्र जो पोद्दार साहब बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी समझ लिए ये सिर्फ राजनीतिक। उनसे मैं सवाल करता हूँ पोद्दार जी से, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया है क्या? या वो किसी आज हमारी जो 400 का सिलेंडर हिंसा पर भी बात करिए ना सर। सीधे से ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी से ठीक पहले डीआईजी को हटाया गया, तो डीआईजी को बीजेपी ने थोड़ी हटाया सर, उस पर भी तो बात करिए ना। देखिए ये सब बात है। हमारे कहने का मतलब है कहीं न कहीं ये हम लोगों को इस तरह से षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से षड्यंत्र करने की कोशिश नलिनी जी करते हैं। देखिए हमारा जो बंगाल है, बंगाल की धरती है, पावन धरती, यहाँ सेकुलर लोग रहते हैं। और मैं आपको कल जो 3 लोकसभा का वहाँ सीट होगा, जो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ चुनाव जो हो रहा है, यहाँ देखिए हम लोग जबरदस्त कामयाबी जो पिछले 2019 में नहीं हुआ था, आने वाले 3 जो देखेंगे सर बीजेपी के खाते में, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे तीसरी सीट हो, तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस वक्त है। 4 जून को नलिनी जी जब वहाँ जिस दिन रिजल्ट होगा, मैं आपसे मुखातिब रहूंगा, मैं भी आपके चैनल पर मैं जरूर बात करूंगा। देखेंगे इन्होंने बड़ा स्लोगन जो कहे कि आपकी बार 400 के बाद अभी जो नया स्लोगन ये लगाए हैं, ये 400 जुमला, ये समझ लिए जुमले की बात है। और न किसान का, न गरीब का, न मजदूर का, न बेटी का, न किसी का, वो किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन हमें लगता है
कहीं न कहीं वो लगता है ईवीएम में कुछ न कुछ वो कारचुपी करेंगे, इसलिए 400 सीट कहाँ, ठीक है उनको 200 का डिजिट पार नहीं कर सकेंगे। राकेश पोद्दार 200 का डिजिट नलिनी जी, जब 4 जून का जिस दिन आएगा 200 का डिजिट पास नहीं, ठीक है पोद्दार जी से इसी पे जवाब ले लेते हैं। पोद्दार जी, उस रिपोर्ट कार्ड में क्या हुआ जो रिपोर्ट कार्ड 10 साल पहले प्रधानमंत्री लेकर आए थे और बोले थे कि अगर मैं आता हूं सत्ता में तो ये रिपोर्ट कार्ड जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। बिल्कुल देखिए नलिनी जी, मैंने आपसे कहा कि 525 वादे हम लोगों ने 2014 में किया था, उसको हम लोगों ने 95% वादे को पूरा करने का काम किया। इस बार हम लोगों ने 200 लेके आया, जिसमें हम लोगों ने 223 वादे को पूरा किया था। एक वादे सीए कानून जो अभी जाते जाते हम लोगों ने उसको पूरा होने का काम किया। बड़े बड़े देश के जो मुद्दे थे उसको खत्म किया। भाई साहब ने बेरोजगारी की बात की, मैं 2019 के से लेकर 2024 का आंकड़ा देना चाहता हूँ नलिनी जी। कोरोना काल के बाद 2019 के बाद कोरोना काल के बाद 3.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। ये डाटा है भारत सरकार का और नीति आयोग या मगर सर बात तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हुई थी ना, घोषणा तो यही थी ना। देखिए मैं आ रहा हूँ आपकी सारी बातों का सवालों का जवाब दूंगा। एक सवाल का जवाब मेरे पास मैं दूंगा नलिनी जी, और स्पष्ट दूंगा, और मैं इधर का उधर की बात नहीं करता, स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। और 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी और 8.5 लाख लमसम हम लोगों ने जनवरी तक अपने हाथों से सारी जो संस्थाएं हमारी है भारत सरकार की, जो विभाग हैं, जो चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे खाद्य आपूर्ति मंत्रालय हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्रालय, 8.5 लोगों को हम लोगों ने अपने हाथों से नौकरी बांटने का काम किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ईवीएम की बात करते हैं। आज भी ईवीएम, जब ये चुनाव जीतते हैं बंगाल में, इनकी सरकार ईवीएम के द्वारा ही चुनाव जीत के आए। ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाई। 400 के पार का जो नारा दिया, मैं आज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मात्र 300 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और 2014 में 400 सीटों पे चुनाव लड़ी तो मात्र 10% आया। ठीक है सर, 19 में आपका संगठन इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब संगठन बेहद मजबूत हो गया, तो इस बार कितनी सीटें निकाल रहे हैं? पिछली बार तो 18 सीटें आपके खाते में आई थी। इस बार वहाँ की जो 42 सीटें हैं, हमारी 42 की 42 सीटों जीतने में हम लोग कामयाब होंगे। जनता का आशीर्वाद, वहाँ के बंगाल की जितने जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम 42 की 42 सीटें जीतेंगे। और लंगी जी, मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम लोग सपना देख रहे हैं 2047 का। अगर 500 साल पुराना काम कर सकता हूँ तो 500 साल आगे का भी काम हम लोगों का एजेंडा में है। हम लोग भारत को एकदम शक्तिकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। नहीं, विपक्ष तो कहता है सर कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में अगर आ गई तो देश वैसे ही पीछे पहुंच जाएगा 500 साल। नहीं, विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, रोड मैप नहीं है। मैंने जी देखिए, हमारे पास नलिनी जी पूरा रोड मैप है और रोड मैप के साथ हम लोग रखते हैं। और आपने देखा देश के प्रधानमंत्री लगातार 10 दिन से पत्रकार से लगातार सभी चैनलों से लोग देश के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, अपने रोड मैप रख रहे हैं। आप लोगों का जो प्रश्न होता है ठीक है सर, लेकिन विपक्ष तो देखिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को भी स्क्रिप्टेड बता रहा है। बहरहाल हमारे साथ एहतेशामुल जी बने हुए हैं। एहतेशामुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं नलिनी बोल रहा हूँ कि ये एक जुमलाबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि यहाँ 42 सीट ले जाएंगे। जो जुमला में सिर्फ टीवी में बैठ करके जुमलाबाजी करते हैं वो 42 सीट, हम लोग क्या करेंगे? इस तरह उनको सुनिए, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सीटें कैसे वापस लाएंगे सर? खोई हुई सीटें कैसे वापस लाएंगे? देखिए हमारे काम, हमारी जो योजना है, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं 70 योजनाएं की हैं और उनके जैसा जुमलाबाजी नहीं किए। आज हमारे यहाँ समझ लीजिए, हर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, जो हमारी महिला को जो 1000 रुपया पर महीना मिलता है, वो किसी भी राज्यों में नहीं है। मैंने आपसे नलिनी जी कहा कि कल जो इतना बड़ा त्योहार, पावन त्योहार किया है, जो उसमें किसी भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ का छुट्टी दी गया है, लेकिन हमारे राज्य में दिया गया है। लेकिन सर किस आधार पर आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं? कोई तो आधार होना चाहिए ना। पार्टी जो है, समझ लिए ये क्या है, ये नफरत के बीच बीतते हैं। देखिए भारत एक महान देश है, भारत में एक हर समुदाय के लोग रहने का यह हमारी फंडामेंटल राइट है, जहाँ समझ लिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC तमाम लोग रहते हैं। ये अल्पसंख्यक को लेकर करके सिर्फ पड़े रहते हैं। ये देखे आप दिल्ली के इंडिया गेट में 95,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें 63,000 मुसलमान है।
ये क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है सर, देखिए जंग आसान नहीं होगी। बंगाल की जंग में फतह के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जोर लगा रहे हैं। मैं आज बड़ी माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ सर, वक्त का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय पक्ष विपक्ष में हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए हर तरह से रणनीति बनाई जा रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और जमकर लगातार जनता के बीच जाया जा रहा है कि आखिर बंगाल किसका होगा। अब देखना है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पहले